Hello everyone. As you see the topic in thumbnail, today we will discuss about Indian education system, its pros and cons, the number of schools, colleges and universities in India and the origin of Indian education system. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ आंकड़ों की, कितने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो स्कूल्स की अगर बात करें तो 1.38 मिलियन के आसपास स्कूल्स हैं पूरे इंडिया के अंदर। 1 करोड़ 38 लाख है ये आंकड़ा, जिनमें से 92 से 93 हजार स्कूल ऐसे हैं जिनमें या तो सिर्फ एक टीचर है या दो टीचर है पूरे स्कूल को मैनेज करने के लिए। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट स्कूल्स की, तो लगभग 3,40,000 के आसपास प्राइवेट स्कूल्स हैं पूरे इंडिया के अंदर। और ये सिर्फ वो स्कूल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, या तो स्टेट बोर्ड्स के अंदर या सीबीएसई के अंदर जो रजिस्टर्ड है वो स्कूल्स हैं ये। अब बात कर लेते हैं कि सीबीएसई के अंदर कितने स्कूल्स आते हैं हमारे। तो जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सीबीएसई है, उसके अंदर 18,006 स्कूल आते हैं हमारे टोटल इंडिया के अंदर, जिनमें से 587 हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, 1100 से 1200 के आसपास हमारे केंद्रीय विद्यालय आते हैं इसके अंदर। तो बाकी जो स्कूल रह गए या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल आ जाते हैं सीबीएसई के अंदर। अभी बात कर लेते हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है हमारे इंडिया के अंदर। तो एज यू नो, सरकारी स्कूल बहुत ज़्यादा है, हर एक गांव में, गांव की बात कर लें, शहर की बात कर लें, तो एक एक सरकारी स्कूल तो आज के समय में हर जगह है। लेकिन उनकी स्थिति क्या है ये सभी आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे पहली जो कमी है, बेसिक नीड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है सरकारी स्कूलों में। एजुकेशन की बात हम आगे चलकर करेंगे कि कैसी एजुकेशन दी जा रही है हमें सरकारी स्कूलों के अंदर, या जितने भी हमारी एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं लोग, या जितने भी हमारे एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं अपना काम कैसे कर रहे हैं, ये सभी आगे चलकर डिस्कस करने वाले वीडियो में। तो अभी बात कर लेते हैं कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। तो थॉमस मैकुले को जाता है ये श्रेय, हालांकि ये गलत है उनको श्रेय देना। थॉमस मैकुले ने सिर्फ ये बताया था कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया से मतलब अबोव है, या कैसे इंडिया के नागरिक ब्रिटिशर से कम है, इस तरह की एजुकेशन देने का उन्होंने फैसला किया था इंडियंस को। तो रिजर्वेशन भी उस समय में बहुत ज़्यादा था जब उन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम शुरू किया था। तो अगर मोटे तौर पर बात करें तो उनका मेन मकसद था ब्रिटिशर्स को सुपीरियर दिखाना एज कम्पेयर टू इंडियंस। तो इस जो धारा है ये मैकुले की, इसको मैकुलिज्म भी कहा जाता है। मैकुलिज्म से आप सभी परिचित होंगे अच्छी तरह से, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनको मैंने बता दिया कि क्या है ये धारणा और किस लिए शुरू किया गया था। तो फादर ऑफ एजुकेशन इंडिया के अंदर आज के समय में थॉमस मैकुले का माना जाता है। अभी बात कर लेते हैं कि जो सबसे पहला कॉलेज खुला था इंडिया के अंदर, एजुकेशन स्टार्ट कब हुई थी। तो वैसे तो हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी या एजुकेशन सिस्टम कह लीजिए, जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप था ब्रिटिशर्स से आने से पहले। और हालांकि मुगलों के आने से भी पहले तक हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय थे जो पूरी दुनिया में फेमस थे दोस्तों। नालंदा, तक्षशिला ऐसे ही विश्वविद्यालयों में सबसे ऊपर आते थे, जो आज के समय में सिर्फ खंडर बनकर रह गए हैं। अभी बात कर लेते हैं उसके आगे हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसे चला। तो उसके बाद हमारा बुद्धिज्म आया, बुद्धिज्म ने बहुत कुछ सिखाया पूरी दुनिया को। फिर हमारा जो ये इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आ गया। सबसे पहले अगर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो यूरोप के अंदर, यूरोप की कंट्रीज ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। गोवा में सबसे पहला कॉलेज बनाया था, सेंट पॉल कॉलेज गोवा के अंदर बनाया था 1542 के अंदर यूरोपियंस ने। तो वहां से बढ़ते बढ़ते एजुकेशन सिस्टम थोड़ा आगे चला, लोगों ने जानना शुरू किया एजुकेशन के बारे में, लोगों को बताना शुरू किया यूरोपियंस ने कि क्या एजुकेशन पद्धति हम लेकर आए हैं। तो तभी चलते चलते मैकुलिज्म आ गया। फिर मैकुलिज्म की धारणा जैसे मैंने आपको बताया वो प्रचलित हो गई इंडिया के अंदर। पर जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है जो आज के समय में चल रहा है दोस्तों, वो कम्प्लीटली इंडिया ने ही बनाया है। कई लोगों का मानना है कि अंग्रेजों ने हमें एजुकेशन सिस्टम दिया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने शुरुआत जरूर की थी एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन जो इस मुकाम पर आज खड़ा है हमारा एजुकेशन सिस्टम, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत से है दोस्तों। तो किसी बाहर वाले को इसका श्रेय देना बिल्कुल गलत होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि रैंकिंग में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है इंडिया आज के समय में। तो सबसे पहले अगर बात करें एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से तो यूएसए सबसे टॉप पर है। हाँ दोस्तों, वहाँ पर 5.4% ऑफ दियर जीडीपी वो स्पेंड करते हैं एजुकेशन के ऊपर। उसके बाद नंबर आता है कनाडा का, देन आता है हमारा यूके, देन फर्दर चली जाती है हमारी यूरोपियन कंट्रीज।
और इंडिया का नंबर 130 है दोस्तों। इसके अंदर टोटल 188 कंट्रीज में से 130 पे स्टैंड कर रहा है हमारा इंडिया। तो बहुत बढ़िया स्थिति इसको नहीं कह सकते। अगर हम चाहे तो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम किसी भी तरह से पीछे नहीं है किसी भी देश से, ये जानना भी जरूरी है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे पीछे नहीं है, लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो अभी बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किस तरह से वो पिछड़ता जा रहा है दूसरे देशों के एजुकेशन सिस्टम से, या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किन मामलों में आगे है दूसरे देशों से, इस पर आज बात कर लेते हैं। तो प्रोज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम कंपटीशन में रहना सिखाता है विद्यार्थियों को। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है क्योंकि कंपटीशन की भावना हर समय रहती है स्टूडेंट के अंदर, चाहे वो स्कूल के एग्जाम्स हो, कॉलेजेस के एग्जाम हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इवन। तो कंपटीशन की भावना हर समय रहती है और एक्साइटमेंट रहती है स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए। कोई स्टूडेंट पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, उसको भी एग्जाम्स के आते आते एक्साइटमेंट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि एक्साइटमेंट बनी रहती है स्टूडेंट्स की। तो ये बहुत एक अच्छी बात है दोस्तों। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो ये थोड़ा सा टफर है अगर दूसरे एजुकेशन सिस्टम से मैं कंपेयर करूँ। यूएसए से अगर हम सीधा सीधा कंपेयर करते हैं, जो टॉपर है इस समय एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो उनसे हमारी एजुकेशन सिस्टम है जो थोड़ा सा टफ पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पर ज़्यादा बोझ डाला गया है या हमें इस तरह से पढ़ाई जा रही हैं चीज़ें कि मुश्किल बना दिया जा रहा है सारी चीज़ों को। इसका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है। हमारे पास सीखने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके कंपैरिजन में। अगर हम सीखना चाहें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें शिक्षा इस तरह से दे सकता है कि हम उनसे ज़्यादा सीख सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की बात दोबारा आ जाती है। तो यही कुछ प्रोज मुझे समझ में आते हैं दोस्तों। अगर आपको इससे आगे या इससे बेटर कोई हमारी विशेषता पता चलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अभी बात कर लेते हैं कि कौन क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम के। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया 130 पर स्टैंड कर रहा है हमारा देश अभी भी। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कॉन्स की, तो बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, क्या ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, लेकिन जो सबसे ऊपर इस समय में हमारी एजुकेशन सिस्टम की मुश्किल बनी हुई है वो है हमारा असेसमेंट सिस्टम। हाँ दोस्तों, अगर असेसमेंट सिस्टम से आप सभी वाकिफ़ ही होंगे, स्कूल्स में और कॉलेजेस में इंडिया के अंदर बहुत चला हुआ है असेसमेंट सिस्टम। तो असेसमेंट सिस्टम क्या है दोस्तों, ये कैसे खराब करा हमारे एजुकेशन सिस्टम को, इस पर बात कर लेते हैं। असेसमेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम है जैसे जिससे बिना पढ़े भी स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल जाते हैं जो पास होने के लायक नहीं है, या जिनमें वो क्वालिटी नहीं है कि वो अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी पास कर दिए जा रहे हैं, और टीचर्स भी बात बात पर धमकी देते हैं, बोल लो कि डरा देते हैं बच्चों को कि असेसमेंट में मैं आपको पीछे रख दूंगा दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले, जिससे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो एग्जाम्स की स्ट्रेस इतनी ले रहे हैं स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर आज के समय में कि डेथ रेशो बढ़ता जा रहा है उनका। हर कॉलेज में आपको हर साल सुसाइड करने वाले 4 से 5 केस आसानी से मिल जाते हैं। और ये मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने आसपास ऑब्जर्व भी कर सकते हैं जहाँ पर आप पढ़ते हैं या पढ़कर पहले आ चुके हैं, तो कितना प्रेशर फील करते हैं स्टूडेंट इससे। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। आगे बात कर लेते हैं कि टोटली हम बुक्स पे या कह लीजिए थ्योरी पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है प्रैक्टिकल पर बहुत कम ध्यान दे रहा है आज के समय में। आप सभी को पता होगा जहां भी आप पढ़कर आए हैं या जहां भी आगे पढ़ेंगे आप, कितना आपने प्रैक्टिकल वर्क किया होगा अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, या जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते थे। इवन आप अगर डॉक्टरेट भी करके आ चुके हैं तो वहां तक भी आपको ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा कि हमने प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा किया अपनी लाइफ में पढ़ने के दौरान। तो अगले पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, सबसे नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे समझ में आता है आज के समय में। आप में से भी कई सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। गाइडेंस की एक तो इतनी कमी है। जो बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बनना चाहता है उसको या तो बताने वाला नहीं मिलता कि कैसे हमें उस रास्ते पर जाना है, या तो फिर जो बताता है उसको भी पूरी एजुकेशन नहीं होती है उसके बारे में। तो बच्चा इस मामले में पिछड़ते जा रहे हैं दोस्तों। अगर हम बात कर लें
पैशन की, इंडिया के अंदर पैशन को बहुत कम इस समय प्रायोरिटी दे रहे हैं बच्चे और उनके पेरेंट्स भी। अगर पैशन की बात कर लें तो अगर हम अपने घर वालों को कह दें कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें दूसरी किसी फील्ड में जाना है, या हमें एक्टिंग करनी है, या सिंगिंग के अंदर जाना है, या अगर किसी भी फील्ड में जाना है एजुकेशन से रिलेटेड ना हो जो, तो वहाँ पर बहुत कम पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं। इवन गेम्स के अंदर भी अगर आपको परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करनी है, गेम्स के अंदर अपना करियर बनाना है, तो वहाँ पर भी पेरेंट्स आपको मना कर देते हैं कई केसेस में। तो ये बहुत एक नेगेटिव पॉइंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। अगर छोटे छोटे और पॉइंट्स की बात कर ले तो जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर टीचर्स हैं उनकी सैलरीज, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बहुत कम होती जा रही है आज के समय में, क्योंकि स्कूल्स की जो नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं और सीधा असर इस पे, इसका सैलरीज पे पड़ रहा है जो वहाँ पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इसमें सभी स्कूल्स या कॉलेजेस इसके अंडर नहीं है दोस्तों, ये हमें समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स या कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो मतलब अपने टीचर्स को एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट उससे भी ज़्यादा पे करते हैं उनकी सेवाओं के लिए। तो सभी इसमें इंक्लूड नहीं है, पर मेजोरिटी में जो स्कूल्स या कॉलेजेस हैं वो ऐसा आज के समय में कर रहे हैं। अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूलों का है वो इतना डेवलप नहीं हो पाता, प्रैक्टिकल क्लासेस की कमी रहती है हर स्कूल के अंदर, और जहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की बात आती है प्रैक्टिकल को, वहाँ पर हमारे टीचर भी मन चुराने लगते हैं। तो या तो किसी सुविधाओं की कमी की वजह से या लैक ऑफ, आप कह लीजिए, नॉलेज की वजह से टीचर्स भी हमें कई बार आगे बढ़ने से या प्रैक्टिकल करने से मना कर देते हैं, या टीचर्स भी इतने एक्टिव नहीं हो पाते कई इंस्टीट्यूट्स में कि वो बच्चों को इस लेवल पर एजुकेशन दे सके कि वो अपने पैशन को भी फॉलो करें और एजुकेशन की तरफ भी अपना ध्यान बराबर बनाए रखें। तो ये कुछ प्रोज और कॉन्स थे दोस्तों जो मुझे समझ में आते हैं। अगर आपकी राय से अलग है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा इसके बारे में। तो अभी बात कर लेते हैं कि हमारा जीडीपी, कितने परसेंट जीडीपी हम स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर। तो पिछले साल तक 2018 तक या 19 तक ये था हमारा, 19 की स्टार्टिंग तक कह लीजिए, ये हमारा था सिर्फ 3 या 3.1% के आसपास था। तो वो जीडीपी रेट अब बढ़कर 4.6% हो चुकी है दोस्तों, 4.5% से भी ऊपर जा चुकी है। हमारी एजुकेशन पे जो स्पेंडिंग है जीडीपी की वो बढ़ती जा रही है हर साल, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में इसके बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करूँ सबसे बड़े कौन की, हमारे सबसे बड़ी कमी की जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर है, तो वो खुद हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है दोस्तों। जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी यंग पॉपुलेशन है, उसकी संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे, यूनिवर्सिटीज पे प्रेशर बन जाता है। कई यूनिवर्सिटीज या स्कूल अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए, कई अपने रैंक्स को बढ़ाने के लिए, या कई अपनी सेवाओं को इस तरह दिखाने के लिए कि हमारा कॉलेज बेटर है, तो विद्यार्थियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं कई बार, जिससे स्टूडेंट्स पे मेंटली प्रेशर तो आता ही है, साथ में वो एजुकेशन के मामले में पिछड़ता चला जाता है। तो अगर बात करें पॉपुलेशन किस तरह से अफेक्ट कर रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, तो सीधा इफेक्ट इसका आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो कोई भी ले लीजिए, आप दिल्ली ले लीजिए फॉर एग्जांपल, तो हर साल न्यूज़ में आ ही जाता है जब स्टार्टिंग होती है किसी नए सेशन की स्कूल के लिए कि इतने बच्चों का एडमिशन नहीं मिल पाया आज की डेट में स्कूल्स में या कॉलेजेस के अंदर। कितने बच्चे ऐसे रह गए जो एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन उन्हें अपनी पसंद के स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। तो ये सारा पॉपुलेशन का खेल है दोस्तों। पॉपुलेशन इतनी बढ़ेगी, हमारी एजुकेशन फैसिलिटीज़ या एजुकेशन सिस्टम का उतना नीचे जाने का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो अभी अगर सम अप करूँ मैं वीडियो को, ये मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं। वीडियो इस पर 1 से 1.5 घंटे की मैं बिना रुके बना सकता हूँ दोस्तों। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितनी खूबियाँ हैं या कितनी कमियाँ हैं उनको गिनवाने के लिए, लेकिन मैंने मेन जो टॉपिक्स थे या मेन जो बात थी वो आपको बता दी है ऑलरेडी। तो अभी उनसे आप सीख सकते हैं कि समअप कह सकते हैं आप इनको, पूरी एजुकेशन सिस्टम का समअप कह सकते हैं इनको। इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे आप जज कर सकते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को। तो अभी अगर फाइनल मैं अपनी जजमेंट दूं हमारे एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बुरा नहीं है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतनी कमी नहीं है जितनी उसको इम्प्लीमेंट करने में कमियां दिखाई जा रही हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना बुरा होता
तो भारत जो कभी विश्व गुरु था और अभी भी उसी रास्ते पर चल रहा है दोस्तों। एजुकेशन के मामले में कहीं भी हम पीछे नहीं है। तो अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब होता तो हमारी स्थिति इवन की जो बहुत बुरी हो सकती थी इससे भी। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम में वो बात तो है, ये मानना पड़ेगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही है गवर्नमेंट कह लीजिए या फिर स्कूल्स कह लीजिए, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरह से नहीं निभा रहे हैं, या लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी आप मतलब उसमें कौन अपना ऐड कर सकते हैं कि वो अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। एक और जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी इसको कह सकते हैं, वो है रिजर्वेशन। हाँ दोस्तों, कई लोगों को ये सुनकर बुरा भी लग सकता है, लेकिन शिक्षा में रिजर्वेशन का होना इस देश के लिए जहर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें इन आंकड़ों में तो रिजर्व सीट की संख्या इतनी ज़्यादा है कि जनरल स्टूडेंट बहुत पीछे रह रहे हैं आज देश में, और ये एक सच्चाई है दोस्तों। आप में से कई लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, कई नहीं कर पा रहे होंगे। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, ये ज़रूरी है, लेकिन इसकी मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो जनरल के अंदर आ रहे हैं स्टूडेंट या जो पढ़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे स्टूडेंट मेहनत नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं टैलेंट दब रहा है दोस्तों। इस बात को रिलेट आप कर सकते हैं अब अपने आपसे, आपके साथ भी कहीं एडमिशन लेते टाइम या कहीं नौकरी के समय ये चीज़ या ये इशू आपने ज़रूर फेस किया होगा। तो नौकरी में रिजर्वेशन थोड़ा समझ में आता है कि फाइनेंशियली हम हेल्प कर रहे हैं किसी ऐसी कास्ट को कि जो पढ़ने के लिए अपने पैसे नहीं जुटा पा रहा है, या जो ऐसा नहीं कर पा रहे कि वो जो इतनी हायर कॉस्ट हमारी एजुकेशन की है वो उसे पूरा कर सकें। तो यहाँ तक समझ में आता है, लेकिन एजुकेशन में या एडमिशन के टाइम जो रिजर्वेशन होता है वो बहुत गलत है दोस्तों। आप इससे सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी, आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लेकिन ये सच है दोस्तों। अभी अगर हाल फिलहाल की बात करें तो 51% के आसपास जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर पा रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, बाकी सभी सीट किसी ना किसी फील्ड के लिए रिजर्व है। तो पर्सनली मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, इसका इफेक्ट दोनों कैटेगरीज के ऊपर पड़ रहा है, या वो जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं या जो जनरल है, इसका इफेक्ट दोनों पर बराबर पड़ रहा है। अगर समान होता हमारा एजुकेशन सिस्टम, ये रिजर्वेशन होता ही नहीं, तो दोनों को बराबर या ज़्यादा मौके मिलने के चांसेस ज़्यादा थे। तो इसका इफेक्ट दोनों पर बराबर पड़ रहा है। अगर जनरल कैटेगरी या जो रिजर्व्ड कैटेगरी है वो ये सोच रहे हैं कि हमें कम रिसोर्सेज मिल रहे हैं इसकी वजह से, तो ये गलत है। इसका इफेक्ट दोनों पर बराबर पड़ रहा है दोस्तों, ये भी हमें समझना होगा। जाते जाते आपको और थोड़ी सी बताना चाहूँगा, या कह लीजिए कि मेरा मन था ये बताने का। आज हमारे जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले टीवी पे। हमारी जो बेरोजगारी है दोस्तों आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है इंडिया के अंदर। अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या किसी प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है तो उनकी जॉब जाने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले समय में। महंगाई बढ़ने वाली है क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो रूल्स थे वो सारे ठप हो चुके हैं हमारी इकोनॉमी में। जैसे कि मांग और पूर्ति दोनों ही बंद पड़ी है इस समय में, जैसे आप देख रहे होंगे कि मांग भी नहीं है प्रोडक्ट्स की और उस मात्रा में हम बना भी नहीं पा रहे हैं प्रोडक्ट्स को। तो इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पे आने वाला है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा ये। तो ये एक बहुत मुश्किल समय होने वाला है जो आने वाला समय है, आने वाले 1 साल या 6 महीने जो हमारे आने वाले। तो इसको डट कर हम सभी को एक साथ लड़ना होगा इसके साथ। तो प्रिपेयर हो जाइए दोस्तों, ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। जो रेपो रेट है वो भी हमारी कम हो गई है, 4.4% आज भी कम हो गई हमारी रेपो रेट। तो आने वाली सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।